हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर उसका नाम है एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज वी ऑल नो। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिट एविडेंसेस होते हैं और कंक्लूजन्स, जिस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। तो ऑडिट प्रोसीजर इज नथिंग बट द प्रोसेस दैट ऑडिटर डू, लाइक फैप रैप। ठीक है, जैसे रैप में रोमम किया जाता है। रैप में क्या करता है, ऑडिटर असेस करता है रोमम को, उसके बेसिस पे फैप का नेट डिसाइड होता है और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे जाना है या कंप्लायंस प्रोसीजर पे जाना है। अगर सब्सटेंटिव में जाना है तो टेस्ट ऑफ डिटेल में जाना है या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे जाना है। तो ये सारी चीज़ों का जो डिटेल होता है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होता है। दूसरी चीज़ थी ऑडिट एविडेंस जो होता है। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करता है और उस कंक्लूजन से वो अल्टीमेट ओपिनियन देता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं है, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है, या फिर वो एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, जितने भी टाइप के ओपिनियन हमने पढ़े हैं उस बेसिस पे वो ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे वो ओपिनियन जनरेट होता है इनडायरेक्टली अगर देखें तो ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या क्या आते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस वो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मिले हैं हमें, या फिर वो इन्फॉर्मेशंस जो अदर इन्फॉर्मेशंस है जो अलग अलग सोर्सेज से मिले, एक्सटर्नली जो मिले हैं हमें। लाइक अगर हमें मैनेजमेंट से डिस्कशन करके कुछ मिला है या फिर बैंकर से डिस्कशन करके मिला है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, एनी अदर थिंग जो कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, वो ऑडिट एविडेंस है। उसके साथ साथ जो कंक्लूजन ऑडिटर ड्रॉ करता है इसी ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे उसका भी जो रिकॉर्ड होता है ऑडिट डॉक्यूमेंट में होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो इन शॉर्ट हमारे पूरी ऑडिट की जर्नी को ये करता है। ऑडिट प्रोसीजर्स भी का भी रिकॉर्ड उसमें होता है। जो एविडेंसेस के बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन ले रहा है वो एविडेंसेस जो है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होता है। साथ ही साथ जो कंक्लूजन ऑडिटर निकाल रहा है जिसके बेसिस पे ओपिनियन बेस्ड है वो कंक्लूजन बेस में होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई। तो इसको याद करने का के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एपीएईसी। एपीएईसी याद रखना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मेरे साथ बोलिए, एपी सॉरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ एपीएईसी। एपीएईसी, एपी मीन्स ऑडिट प्रोसीजर्स, एई मीन्स ऑडिट एविडेंसेस एंड सी फॉर कंक्लूजन। अब अगर बात करें कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का निकनेम क्या है तो हाँ, आईसीआई नागिन की तरह ये नाम बदल करके यूज करते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा नाम है वर्किंग पेपर। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि एक्सप्लेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो भी हम लोग यही चीज बोलने वाले हैं, और अगर बोला जाए व्हाट इज वर्किंग पेपर देन इट्स ऑल्सो, मतलब दूसरा नाम है इसका, एक अल्टरनेटिव नेम है, राइट। तो अब हम जान चुके हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या है। अब जानते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है। तो सबसे पहले ऑडिटर जो अल्टीमेटली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओपिनियन देना अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो ओपिनियन वो किस बेसिस पे देता है, कंक्लूजन के बेसिस पे, राइट। जो कंक्लूजन निकलता है उसी बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन देता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस का एविडेंस है। ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस का एविडेंस है। मतलब अगर कोई आकर के ऑडिटर से कहेगा कि ऑडिटर ऑडिटर तुमने तो ये कंक्लूड करके दे दिया, तुम्हारा ये ओपिनियन है, लेकिन क्या प्रूफ है कि तुमने सब कुछ इंक्वायर करके किया है, तो अगेन यही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ का प्रूफ बनेगा कि हमने सारी चीज़ों को देखते हुए एविडेंस, जो हमने एविडेंस कलेक्ट किए वो सारी चीज़, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, राइट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है कि कौन कौन सी एविडेंसेस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है। तो इसलिए ये एक एविडेंस का की तरह काम करता है, एक प्रूफ है कि हाँ हमने सब कुछ अच्छे तरीके से किया है। सेकेंडली ये और एक चीज़ का प्रूफ है कि जो ओपिनियन दिया गया है, जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, क्या वो पूरा जो ऑडिट का प्रोसीजर है वो प्लान किया गया और परफॉर्म किया गया एज पर ऐसे, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, और एलआर मतलब रिक्वायरमेंट बाय द लॉ, मतलब जो जो लॉ रिक्वायर करता था और जो जो चीज़ें ऐसे कहता है, क्या उसके अकॉर्डिंग ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ। इस चीज़ का भी प्रूफ हमारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है, ये एविडेंस है, किसका,
of the auditor's basis for conclusion of the for a conclusion about the achievement of overall objective of the auditor. Secondly, ये एविडेंस है दैट द ऑडिट आर परफॉर्म्ड एंड तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है कि कौन कौन सी एविडेंसेस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है। तो इसलिए ये एक एविडेंस का की तरह काम करता है, एक प्रूफ है कि हाँ हमने सब कुछ अच्छे तरीके से किया है। सेकेंडली, ये और एक चीज़ का प्रूफ है कि जो ओपिनियन दिया गया है, जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, क्या वो पूरा जो ऑडिट का प्रोसीजर है वो प्लान किया गया और परफॉर्म किया गया एज पर ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एलआर मतलब रिक्वायरमेंट बाय द लॉ, मतलब जो जो लॉ रिक्वायर करता था और जो जो चीज़ें ऐसे कहता है, क्या उसके अकॉर्डिंग ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ का भी प्रूफ हमारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है? ये एविडेंस है किसका? ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन of the for a conclusion about the achievement of overall objective of the auditor. Secondly, ये evidence है that the audit are performed and planned in accordance with the standards of accounting and applicable legal and regularity requirements. तब हम देखने वाले हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्या हेल्प मिलती है इससे। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्लान करने में और परफॉर्म करने में हेल्प करता है, मतलब ऑडिटिंग को प्लान करने में कैसे कैसे ऑडिटिंग करनी है और कैसे ऑडिटिंग के सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, इसमें वो हेल्प करता है। इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ा था, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब ऑडिट प्रोग्राम में हम लोग चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कौन सारे एरियाज़ कवर होने चाहिए, सारे एरियाज़ के ऑब्जेक्टिव्स कवर होने चाहिए, साथ ही साथ असर्शन सारे कवर होने चाहिए। तो ये प्लान एंड परफॉर्म की वजह से मतलब प्लान और परफॉर्म करने में हमें डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। उसके बाद है सुपरविजन। सुपरविजन में भी ये हेल्प करता है क्योंकि अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें सारे लोगों का अलग अलग काम का एंगेजमेंट जो होता है, कौन किसका क्या काम है वो दिया होता है, जिसकी वजह से सुपरविजन करने में, डायरेक्ट करने में हेल्प होती है। उसके बाद है जब अब हम मानते हैं कि हमारे ऑडिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये काम आता है अकाउंटेबिलिटी पे। अभी हमने देखा था कि एक एविडेंस की तरह काम होता है कि सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से हुआ है, उसके साथ साथ कौन सा काम किसने किया है ये चीज़ भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हर कोई अपने अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो जाता है। अगर हम ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो कंपनी का ऑडिट हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब आई वाज द प्रीवियस ऑडिटर इन दैट कंपनी, तो ये एक ये डॉक्यूमेंट जो है ना, फ्यूचर में अगर हम ऑडिट कर रहे हैं किसी कंपनी में तो वो एक एविडेंस के मतलब वो यूज़ होता है फ्यूचर डॉक्यूमेंट, राइट, कि पहले हमने इस कंपनी के बारे में क्या राय बनाया था उसके बारे में हम इस पे डील करते हैं। तो ये फ्यूचर एक ये जो है रिटेन करता है सारे रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स को ऑफ कंटिन्यूस सिग्निफिकेंट फ्यूचर डिसीजन लेने में, फ्यूचर ऑडिट के लिए। फिर है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने में जो है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है, साथ ही साथ इंस्पेक्शन करने में इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। तो अगर सारे पॉइंट्स को हम लोग रिव्यू करें तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, ये प्लान करने में और परफॉर्म करने में हेल्प करता है, सुपरविजन के लिए हेल्प करता है, अकाउंटेबिलिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स कर देता है, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए हेल्प करता है, साथ ही साथ ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाता है, इंस्पेक्शन के लिए यूज़फुल है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए यूज़फुल है। तो अब हम लोग एक नॉर्मल सा डिस्कशन करें। चलो, तो अब ये आप बताओ कि फ्रॉड डिटेक्ट करने का या फ्रॉड को रोकने का क्या ये काम ऑडिटर का होता है या दोज चार्ज विथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का? तो द राइट आंसर इज ऑडिटर का ये कोई काम नहीं होता कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करे या फिर फ्रॉड को रोके। ये काम होता है दोज चार्ज विथ मैनेजमेंट का, राइट। तो दोज चार्ज विथ मैनेजमेंट इस चीज़ को करने के लिए इंटरनल कंट्रोल करते हैं और इंटरनल कंट्रोल भी ऑडिट की तरह रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि जो भी ऑपरेशंस कंपनी के अंदर हो रहे हैं वो इफेक्टिवली हो रहे हैं, इफिशिएंटली हो रहे हैं, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स कंपनी कर रही है, साथ ही साथ सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को जो कंप्लायंसेस है वो फॉलो किए जा रहे हैं। इस सारी चीज़ों का वो रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। तो इसके बावजूद ये हो तो फ्रॉड तो हो ही सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन इंटरनल कंट्रोल कोशिश जरूर करता है। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता ना फ्रॉड को डिटेक्ट करने का और ना ही फ्रॉड को रोकने का।
राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। इसके पीछे का रीज़न वही है, हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। अब लेकिन एक बात है कि अगर ऑडिटर को पता चल रहा है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कंपनी शेडी टाइप लग रही है, लग रहा है कि कंपनी जो है ना उसका एग्जिस्टेंस झूठ मूठ का है, या फिर कंपनी कोई फ्रॉड करी, अगर ऑडिटर को दिख रहा है, तो ऑडिटर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा और उस चीज़ को क्लैरिफाई करेगा कि हाँ, ये कंपनी फ्रॉडी है, या फिर मैंने जो अजम्पशन लिया था वो गलत था और ये कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है। तो इस चीज़ के बारे में उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। वो मुंह बंद करके नहीं रख सकता ऐसे सिचुएशन में। अगर दूसरी तरफ की बात करें तो ऑडिटर इस चीज़ का बहाना नहीं बना सकता कि रीजनेबल अश्योरेंस है, मिसस्टेटमेंट इसी की वजह से हुआ है। अगर फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी गलती नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि इसमें आइला होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग होता है, इसकी वजह से हम इनअप्रोप्रिएट जो है ऑडिट ओपिनियन देंगे। इस चीज़ का बहाना वो नहीं बना सकता। और इसी चीज़ को प्रूफ वो कैसे कर सकता है? अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। इसीलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पूरा कार्यक्रम अभी हमने डिस्कस किया ना, वो सब कुछ दिया हुआ है इन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऐसे 240 के अंदर। ओके, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इसका नंबर याद रखना है हमें। ओके, तो अब आपका कंसंट्रेशन जहाँ भी है, यहाँ कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एकदम डायरेक्टली पूछा जाता है। तो क्या है वो क्वेश्चन? फैक्टर अफेक्टिंग द कंटेंट, फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट और यहाँ तक कि एक्सटेंट भी चेंज होते रहता है। तो सबसे पहला है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अगर हमारी एंटिटी जो है वो बड़ी है तो ज़्यादा, जाहिर सा बात है कि ज़्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। अगर हमारी एंटिटी छोटी है तो कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। अगर एंटिटी कॉम्प्लेक्स है लाइक मैकडॉनल्ड्स, तो फिर हमारी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर हम अपने बगल वाले किराने की दुकान पे जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होगा, या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंट। सेकेंड फैक्टर है द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। हम किस टाइप का ऑडिट प्रोसीजर करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें बेसिक्स की, जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रोमम के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से नेचर, मतलब फैब का नेट डिसाइड करते हैं, और नेट एन क्या था? नेचर। तो नेचर मतलब हमें कंप्लायंस प्रोसीजर करना चाहिए या सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना चाहिए। अगर सब्सटेंटिव है तो टेस्ट ऑफ डिटेल करना चाहिए, या फिर टेस्ट सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना चाहिए। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं यानी कंप्लायंस प्रोसीजर करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अलग होगा, उसका एक्सटेंट अलग होगा, उसका साइज अलग होगा, उसका कंटेंट अलग होगा। लेकिन अगर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं तो उसका फिर अलग होगा। इस बेसिस पे हमारा नेचर के अकॉर्डिंग जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होता है। हमारा थर्ड फैक्टर है रोमम। अगर रोमम जो है मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हाई है तो उस केस में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, कंटेंट भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा इट मीन्स। और अगर हमारा रोमम लो है तो उस केस में हमारा एक्सटेंट भी क्या होगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का लो होगा। फैक्टर की बात करते हैं कि हमें जो ऑडिट एविडेंस मिला है वो कितना सिग्निफिकेंट है, उस बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कुछ एक ऐसा एविडेंस मिला है जिसकी बेसिस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंटिटी है ना वो कुछ झोलमाल कर रही है, कुछ फ्रॉड कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो ऑडिट एविडेंस वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, और वो उसके बेसिस पे हमारा पूरा ऑडिट एविडेंस का एक्सटेंट, कंटेंट सब कुछ चेंज हो सकता है। तो ये सिग्निफिकेंट है कि ऑडिट एविडेंस का इफिशियंसी, उसका सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है। फैक्टर समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। मतलब कि जो हम एक्सेप्शन का मतलब सबसे पहले होता है इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि जो हमारा क्लाइंट है उसके अकाउंट्स में डेटर दिख रहा है 5 लाख का, और उस डेटर का अकाउंट जब हमने चेक किया तो दिखा कि वो 1.5 लाख का ही मात्र है। तो ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंसी, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन का अलग अलग जगह पे अलग अलग रिकॉर्ड होना। तो ये जो है इसका नेचर और इसका एक्सटेंट
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट पे इफेक्ट कर सकता है, राइट। अगर ये इनकंसिस्टेंसी छोटी मोटी है तो कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंटेंट जो है वो हमारा एक्सटेंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर इसकी वजह से बहुत मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है बड़े बड़े, तो उस केस में एक्सटेंट बढ़ जाएगा, इसका रिलेवेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिस ऑफ कंक्लूजन, मतलब कि जिस चीज़ का हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसका बेसिस अगर कंपेरेबल है ना तो एक्सटेंट कम होगा, और अगर कंपेरेबल नहीं है तो एक्सटेंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम गुडविल का वैल्यूएशन का बात करें तो गुडविल के वैल्यूएशन में प्रोफेशनल जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगा। अगेन, अगर हम बात करें कि प्रोविडेंट प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, तो उस केस में कुछ फिक्स परसेंटेज नहीं होता, आदमी इंसान जो है अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो इस केस में भी एक्सटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जिसके लिए फिक्स है कि ऐसा ही होना चाहिए, लाइक हमने पढ़ा था कि जो वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक होता है वो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे होता है, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करेंगे और इसको गलत प्रूफ करेंगे, एक्सटेंट बढ़ेगा उस केस में। लेकिन अगर अलग चेंजेस हमारे अकॉर्डिंग कुछ और, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है ऐसे कंक्लूजन्स पे जिसका कुछ एविडेंस ऑब्टेन्ड, और उसके बाद है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड देयर आफ्टर बेसिस ऑफ कंक्लूजन एंड द मेथडोलॉजी एंड द टूल्स यूज्ड फॉर द ऑडिट, ये सारा चीज़ है, ओके। नहीं है तो फिर उस केस में हम लोग यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, द ऑडिट मेथडोलॉजी एंड द टूल्स यूज्ड, कि ऑडिट करने के लिए कैसा मेथडोलॉजी यूज किया गया है, हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या फिर मैनुअल यूज कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसका कंटेंट और उसका फॉर्म जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट, what are the factors which ultimately affect the content form and documentation, content form and extent of the audit documentation। हम लोग स्टार्टिंग से बोलते हैं साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, उसके बाद द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इज टू बी परफॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद द आइडेंटिफाइड रिस्क, ठीक है, द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बेसिस पे भी होता है, यानी रोमम के बेसिस पे। फिर हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंस कैसा है ऑडिट एविडेंस का, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, और उसके बाद है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड देयर आफ्टर बेसिस ऑफ कंक्लूजन एंड द मेथडोलॉजी एंड द टूल्स यूज्ड फॉर द ऑडिट, ये सारा चीज़ है, ओके। अब बात करते हैं कि हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को हमारा नेट समझ में आए, नेचर एक्सटेंट एंड नेचर टाइपिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर समझ में आए, साथ ही साथ जो रिजल्ट निकला है हमारे ऑडिट प्रोसीजर से वो समझ में आए, हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो समझ में आए, सिग्निफिकेंट मैटर्स समझ में आने चाहिए, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ऑडिट एविडेंस सारे के सारे समझ में आने चाहिए, साथ ही साथ जो भी हमने प्रोफेशनल जजमेंट लिया है वो दूसरे ऑडिटर को, एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम मानेंगे कि हमारा जो ऑडिट एविडेंस है वो ठीक है। देखा कि नेट जो है वो समझ में आना चाहिए एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को, उसके साथ साथ हमारे नेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो हमारा नेट जो है उसमें हमें क्लैरिफाई करना होता है कि हमने कौन कौन से असर्शन लिए हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक तो ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो उसका कौन कौन सा असर्जन, अगर अकाउंट बैलेंस है तो उसमें हमने कौन कौन सा असर, ओ सी ए सी सी, दैट वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी होगी। साथ ही साथ आपको बताना होगा कि जो ऑडिट वर्क है वो किसने किया है और ऑडिट वर्क का टाइमिंग क्या था, मतलब कब खत्म हुआ ऑडिट वर्क, रिव्यू किसने किया है, रिव्यू का डेट और टाइमिंग क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग में बतानी होती है एज एन ऑडिटर। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। तो उसमें क्या क्या था, ऑडिट प्रोग्राम्स, ठीक है, जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं जो भी एनालिसिस करते हैं, जैसे जब हमने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल करते हैं, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सब्सटेंटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, कुछ रेशियोज एंड ट्रेंड के से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो जो भी हम लोग एनालाइज करते हैं रेशियोज वगैरह, उन सब को भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डाला जाता है, उनको भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। अगर कुछ इशू, मतलब कुछ
प्रॉब्लम आता है तो उसको मतलब इश्यूज मेमोरेंडा, जिसके बारे में हमने एनाकोंडा का छोटा भाई क्लास में पढ़ा था यार, याद है? तो इश्यूज मेमोरेंडा मेमोरेंडा जो है, इश्यूज मेमोरेंडा मतलब जो भी काम करते वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सारे भी हमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखने पड़ते हैं। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं उनकी समरी लिखनी पड़ती है, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कन्फर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ये भी आता है। कोई भी चेकलिस्ट अगर हमने बनाई है तो साथ ही साथ अगर कॉरेस्पॉन्डेंस कंसर्निंग कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है, किसी का ईमेल है, तो वो भी हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाता है, अगर इम्पोर्टेंट है तो वो ईमेल। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों की जो जिसको कि हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं मानते हैं। सबसे पहले अगर कुछ ऐसा पेपर है, ड्राफ्ट है जो कि वेस्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, सुपरसेडेड हो चुका है, तो उसको हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं मानते। कोई नोट्स है रिफ्लेक्ट जो कोई इनकम्प्लीट या फिर प्राइमरी थिंकिंग के वक्त हमने कोई नोट्स रिफ्लेक्ट किया था, तो वो भी हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बन सकती। अगर पहले की कोई कॉपीज है जिसमें कुछ गलती थी, स्पेलिंग एरर हो गया या फिर कोई टाइपोग्राफिकल एरर है या फिर अदर एरर्स है, तो उसको भी हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं मानते हैं। करते हैं ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स की। अब बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसका ओनर कौन होता है? ऑडिटर होता है। ऑडिटर होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनर। अब ऑडिटर का इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऑडिटर जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनर हो जाएगा। जो ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन है जिस ऑडिटर ने बनाया है वही ऑडिटर उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनर होता है। मान लो एक कंपनी है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लाइक आईटीसी का अगर एग्जांपल ले ले तो उसके तो प्रोडक्ट भी अलग अलग है, तो हो सकता है हर प्रोडक्ट का अलग अलग ऑडिटर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दूसरा ऑडिटर देख सकता है, ये अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ऑडिटर को तो वो दिखा सकता है क्लाइंट को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं, ऐसे नहीं दिखा दे। इसका मतलब वो दिखा तो सकता है लेकिन तभी जब उस जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसका वैलिडिटी अंडरमाइन ना हो, उसकी वैलिडिटी का जो वैल्यू है ना वो घटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का वैल्यू नहीं घटना चाहिए। और अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट का काम है तो उस केस में इंडिपेंडेंस पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर को क्लाइंट घूस देगा एंड समथिंग एल्स और वो बायस्ड हो जाए किसी तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एक छोटे से टॉपिक की जो था ऑडिट फाइल। इस पे एमसीक्यू आ सकता है तो इसको बस याद कर लेना है कि ऑडिट फाइल कुछ नहीं है, बस एक या एक से ज़्यादा फोल्डर्स है या फिर स्टोरेज मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइजेस द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइजेस ऑडिट डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। बस। अब प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं, मतलब ऑडिट के साथ साथ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है। जैसे जैसे ऑडिट होते जाता है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करते हैं। ऑडिट करते जाओ, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते जाओ, यही हमने पढ़ा था। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को रिवाइज भी कंटिन्यूसली टाइमली कर लेना चाहिए, वैसे ही इसको भी कर लेना चाहिए, वरना जब ऑडिट खत्म होगा तब हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो याद नहीं रहेगी। इसीलिए हमें ऑडिट करते करते जो है डॉक्यूमेंटेशन उसका बना लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर और उसके बाद फिर हमारा रिपोर्ट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट हम लोग दे देते हैं। उसके बाद हम लोग असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल मतलब असेंबली करते हैं, असेंबल करते हैं जो भी ऑडिट फाइल्स है उसको असेंबल करते हैं। और उसके लिए हमारा SQC1 भूलना नहीं है। SQC1 जो है वो कहता है, उसके बाद हमने एक मुझ मुझ नोनू सुनू मुनू टॉपिक पढ़ा था जो था कंप्लीशन मेमोरेंडम और द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ये समरी होता है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी होती है, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हैं वो डिस्क्लोज किए हुए हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स अगर कुछ कोई एंटिटी है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो एंटिटी का समरी अगर हमारे पास रहेगा तो हमें पता रहेगा कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, हमने उसको कैसे एड्रेस किया और कैसे सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से हुई। तो इसीलिए ये कंप्लीशन मेमोरेंडम जो है वो बनाना ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक है तो बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। तो अब एक नया टॉपिक है कि मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर ऑडिटर्स के रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट मैटर आया सामने तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग ऐसे है जो 500 वाली सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें बस ये देखना है कि सब्सिक्वेंट जो मैटर आता है तो उस केस में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। सबसे पहले जो सर्कमस्टांसेस आए हैं उसके बारे में लिखना होगा हमें कि कौन से सर्कमस्टांसेस है, कौन से सब्सिक्वेंट मैटर है
है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। फिर जो हमने न्यू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर किया, ठीक है, ऑडिट एविडेंस जो भी कलेक्ट किए नए सर्कमस्टांस के बारे में, और जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उसके बारे में हमें सब कुछ लिखना है। लास्टली हमें ये देखना है कि ये जो ऑडिटर का जो मतलब ये जो चेंजेस हुआ उसके लिए किसने ऑडिट किया और किसने उसको रिव्यू किया, बस यही सारे डॉक्यूमेंटेशंस को हमें रिन्यू कर। एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमारे इस पूरे चैप्टर का, जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। इसमें हमने देखा था कि 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहला था व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स, एग्जाम्पल दो कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहला था कि अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को दिखता है, ठीक है, या फिर कुछ हमें दिख रहा है कि हमें रूमम जो है वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर हमें ऑडिट प्रोसीजर्स करने में डिफिकल्टी हो रही है। ये तो तीनों हो गया ये से लेकर क्या कहते हैं उसको, ऑडिट स्टेटमेंट से लेकर के, मतलब हाँ ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर से लेकर के, ठीक है। उसके बाद है कि हमें अगर ऐसा लग रहा है कि मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा या फिर ईएम पैरा करना पड़ेगा। ईएम पैरा के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे हमें पढ़ेंगे। अब इसमें जो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट मैटर है या नहीं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी कि सब डिफिकल्टी हो रही है हमें ऑडिट प्रोसीजर करने में। मान लो किसी बैंक का, हम सर ने जो एग्जांपल दिया था, किसी बैंक में हम ऑडिट करने जा रहे हैं, उस बैंक में अगर वैकेशन चल रहा है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट अपना मतलब ऑब्जेक्टिव है उसका हमें परेशान करने का, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देने का? अगर नहीं तो हाँ, ये सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है। लेकिन अगर वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, हमसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम इसको सिग्निफिकेंट मैटर मानेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जज करने के लिए कि क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर है या नहीं, हमें क्या रिक्वायर है कि हम एनालाइज करें कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हो रही हैं, क्या वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि क्या ये मैटर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस चीज़ को जज करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी सर्कमस्टांसेस या फिर जो भी फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट मैटर है या नहीं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था कि सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है उस पे हमें कितनी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। तो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है ना, उसमें जितनी ज़्यादा जजमेंट लगेगी उतना स्ट्रॉन्ग हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। फिर से एक बार, जितना सिग्निफिकेंट मैटर्स पे जितनी ज़्यादा जजमेंट होगी उतना ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग अपना क्या करना पड़ेगा, उससे उतना ज़्यादा हमें अपना स्ट्रॉन्ग क्या करना पड़ेगा, बताओ, उतना ज़्यादा हमें अपना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। बस चैप्टर खत्म, इतना ही है इस चैप्टर में, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मस्ट रिवाइज।